सो हाय। आज जो है कि इस वीडियो में हम ग्रामर का जो हमारा लेक्चर वन था, जो ग्रामर का हमारा लेक्चर वन था किस पर था, तो टेंस पे था। ठीक है, तो आज हम लेक्चर टू को लेक्चर टू में चेंज करके मतलब जो है कि इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। तो टेंस का जो लेक्चर वन था उसमें हमने बेसिक चीज़ों को बताया था कि कोई भी टेंस जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें मोस्टली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन चीज़ों को जानने की हमारी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उन चीज़ों को इसके लेक्चर वन बताया गया था। काफ़ी अच्छा वीडियो था, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज जो है कि हम टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे वाले में तो हमने लेक्चर वन वाले में हमने टेंस के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन और इसके काइंड्स बता दी थी। आज जो है कि प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में भी जो सबसे फर्स्ट होता है कौन सा, इंडेफिनिट। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट आज स्टार्ट होने जा रहा है इस वीडियो में। तो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है, अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट क्या भाई, तो सबसे पहले इंडेफिनिट को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसकी डिफिनीशन। तो डिफिनीशन की बात अगर की जाए तो कोई भी वर्क क्या होता है, कब शुरू हुआ और कब खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में जब हमें कोई जानकारी नहीं होती है कि वो कब शुरू हुआ और कब जाके खत्म हो रहा है, मीन्स उसके बारे में हम कुछ भी डिफिनिट नहीं जानते हैं, वो इनडिफिनिट होता है। तो आपने इसके मीनिंग से ही अनुमान लगा लिया होगा कि डिफिनिट मतलब जिसके बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ जानते हो, और इनडिफिनिट मतलब जिसके बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ न जानते हो कि वो काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। जैसे कि अगर आप कहें ही गोज टू स्कूल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें ही गोज टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है गोज, कब हुआ, वो स्कूल जाता है, कब जाता है, कब नहीं जाता है, कब तक जाएगा, एनीथिंग इज नॉट सर्टेन अबाउट दिस सेंटेंस। तो इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम इनडिफिनिट करते हैं, मतलब जिसके बारे में हमें कोई निश्चित तौर पर जानकारी न हो। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में इसकी डिफिनेशन क्या आती है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि। ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, मतलब जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेगा। इसमें जैसे ता है, ती है पे एक्सेप्शन भी आपको मिल सकता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होता है। लेकिन इसमें एक दो सेंटेंस ऐसे भी हैं जो अपवाद के तौर पर हैं और जो थोड़ा अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कौवा काला होता है, ठीक है, तो इसके लास्ट में भी क्या आ गया, ता है। लेकिन यहां पे जो ता है आ गया, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्यों नहीं हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जबकि ता है इसके लास्ट में भी आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम जानेंगे वह स्कूल जाता, आपने ये सुना होगा कि वह स्कूल जाता है। अगर आपने ये नहीं सुना होगा वह स्कूल जाता तो है, अब यहां पे लास्ट में तो है आ गया। आपने जनरली सेंटेंस में ये सुना होगा कि वह स्कूल जाता है, राम आम खाता है, लेकिन आपने अगर ये नहीं सुना होगा कि वह स्कूल जाता तो है, राम आम खाता तो है, तो आपको इसके लिए वीडियो देखने होंगे। सो अगर प्रेजेंट, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफिनेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कब शुरू हो और कब खत्म हो जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हिंदी में डिफिनेशन की बात करें तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आता है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन रही। अब देखिए, अगर आपने, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा है, टेंस का लेक्चर वन नहीं देखा है, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, क्योंकि वहां पे अगर आप देख लेते हैं लेक्चर वन को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरली स्ट्रक्चर की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होगा अफर्मेटिव का, उसमें क्या आपको मिलेगा, सब्जेक्ट V1 और V1 प्लस एसीएस, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 में एसीएस, एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट
अदर वर्ड आप रख सकते हैं, कुछ और आया हो तो उसको लास्ट में रखेंगे। अब हमें ध्यान यहाँ पे क्या देना है, देखिए ध्यान ये देना है कि जो आपने V1 यूज किया, लेक्चर 1 में बताया गया था कि जो V1 होता है ये क्या होता है कि ये प्लूरल वर्ब में आता है, और जो आपका V1 में जो एसीएस लग जाता है जब, तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लेक्चर 1 को जरूर देखें। अब ध्यान ये देना है कि लेक्चर 1 में आपको एसएसपीपी का रूल बताया गया था, अगर आपने देखा होगा एसएसपीपी का रूल। एसएसपीपी का रूल क्या एक्सटेंड करता है, एक्सप्लेन करता है, तो एसएस का मतलब होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपके जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर और प्लूरल में से क्या होने चाहिए, सिंगुलर। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज व्हाट, प्लूरल, इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो वर्ब होगा इट विल बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सब्जेक्ट। अब मैंने लेक्चर 1 में ये भी बताया था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कि सब्जेक्ट V1, आइदर V1 में एसीआईएस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। अगर इसकी निगेटिव की बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा निगेटिव का, अगर आप निगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हो जाता है डू और डज प्लस नॉट प्लस, अब आप बताएं यहाँ पे V1 और V1 में एसीएस लगाए थे, यहाँ पे केवल क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, क्योंकि जो एसीएस आप लगा रहे थे यहाँ पे एस और ईएस जो आप यहाँ पे लगा रहे थे उसको आपने यहाँ पे डज में लाके जोड़ दिया है, ठीक। अब सब्जेक्ट डू और डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड। एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको अगर डू डज और डिड दिखाई देता है तो आप वहां पे कौन सा वर्ब यूज करते हैं, V1। किसी भी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब डू दिखाई दे, डज दिखाई दे और डिड दिखाई दे, इन दैट कंडीशन आपको उस सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, ऑलवेज V1। ध्यान रहे ये डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, नॉट अ मेन वर्ब। अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैंने लेक्चर 1 में ही बता दिया था कि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहता है या ईएस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं होता वो प्लूरल होता है। तो डू इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एंड डज इज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी ऊपर समझाया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच वर्ब विल बी करेक्ट इन द सेंटेंस। इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर होगा कि इफ योर सब्जेक्ट इज व्हाट, प्लूरल, you will use plural verb, and if your subject is singular you will use singular verb। सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो डू डज में से आपने पहचान लिया कि कौन सा सेंटेंस में आएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे मैंने पहचाना, कैसे आपको पहचानना है। जैसे मान लीजिए आपके दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक रीड्स मिल जाता है और एक रीड मिल जाता है, और मैं पूछ दूं कि विच वर्ब इन दिस टू, सॉरी इन दोनों में जो है, इन दोनों क्रियाओं में कौन सा जो वर्ब है सिंगुलर है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, ऑफ कोर्स रीड्स विल बी सिंगुलर। व्हाई इट विल बी सिंगुलर, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में एस लग जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है दैट इज योर प्लूरल। हाँ, ये जो फॉर्मूला है मॉडल वर्ब के साथ अप्लाई नहीं होता। जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ, जैसे कि सेल हो गया, सेल का क्या होता है पास्ट, शुड, विल का क्या होता है वुड, कैन का क्या हो गया कुड, और भी तमाम होते हैं मॉडल वर्ब। तो जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, उनके साथ आपको क्या नहीं करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है एस वाला। क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब दोनों की कैटेगरी में आ जाएंगे, इनकी कोई कैटेगरी, मतलब आप देखो तो ये दोनों कैटेगरी में आने का मतलब ये है कि ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, लेकिन इनका जो यूज होता है हम किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो बातें हो रही हैं ये एस वाली, वो हेल्पिंग वर्ब और किसकी बात हो रही है, मेन वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। तो मेन वर्ब के लास्ट में अगर एस है या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है दैट इज सिंगुलर, और यदि एस नहीं है तो दैट इज प्लूरल। तो यहाँ पे आपने देखा दो स्ट्रक्चर आपके क्या हो गए, रेडी हो गए। तो पहला था सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ बनाने के लिए। अब एग्जाम में देखिए क्या पूछता है, एग्जाम में जनरली देखा जाए तो हमें या तो ऐसे दे देगा भरने के लिए, जैसे दे फुटबॉल
एवरी डे, और आपके ब्रैकेट में मिल गया प्ले, और कह देगा कि आपको यहां पे भरना है। तो देखिए अभी जो है कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडेफिनिट और खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या होता है कि यह जो होता है ये किस एक्शन को शो करता है, तो फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करता है। साथ ही साथ यह प्रोवर्ब्स के लिए यूज किया जाता है। प्रोवर्ब्स मतलब अगर कोई कहावत है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पे आपका क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर आपका कोई प्रोवर्ब्स है तो भी वहां पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर आपका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य है, तो वहां पे भी आप कौन सा यूज करोगे, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर आपकी कोई हैबिट या किसी की हैबिट को शो करना है तो वहां पे भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करता है, प्रोवर्ब्स को मतलब प्रोवर्ब्स में यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में जो होता है यूज होता है। ठीक है, प्रोवर्ब्स को मैंने 2 बार लिख दिया है। तो फिर आप यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट में यूज होता है, और आपके कोई हैबिट हो उसमें यूज होता है। तो अब देखिए दे फुटबॉल एवरीडे, तो एवरीडे जो मतलब हम काम जो प्रतिदिन करते हैं वही हमारी क्या होती है, वो हमारी हैबिट होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो काम हम प्रतिदिन करते हैं वो हमारे हैबिट में काउंटेड होती हैं, और उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको यहाँ पे देखना है कि दे के अनुसार प्ले, चूंकि प्ले के कितने फॉर्म हो जाएंगे, 4। एक हो जाएगा प्ले, एक हो जाएगा व्हाट, प्ले प्लेस एक ही में आ जाएगा, ठीक है, और एक में आ जाएगा प्लेड, थर्ड भी होता है प्लेड, फोर्थ होता है प्लेइंग। अब आप बताएं कि ये जो V1 है, V2 है, V3 है और V4 है, इन चारों में से प्ले का यहाँ पे ब्रैकेट में देने का मतलब है इसके 4 फॉर्म। अब इन चारों फॉर्म में से पहला फॉर्म जो है प्ले प्लेस है, सेकंड फॉर्म जो है क्या है, प्लेड है, थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड है, और फोर्थ फॉर्म क्या है, प्लेइंग है। ठीक, अब इसमें से कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप फर्स्ट फॉर्म पे जाते हो तो दे के अकॉर्डिंग आपको प्ले या प्लेज यूज करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको देखना होगा एसएसपीपी का रूल, और एसएसपीपी के रूल में देखा जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो दे दिया है, इट इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो प्ले और प्लेज में से प्लेज क्या है, सिंगुलर है, और प्ले क्या है, प्लूरल है। तो विच वन विल बी करेक्ट, प्ले। तो यहाँ पे लिख देंगे दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव पे लेते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आ गया आई नॉट स्टडी, आई नॉट स्टडी मैथ्स, ओके, और ब्रैकेट में आपको मिल गया डू। तो अकॉर्डिंग टू डू आपके देखा जाए तो इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे, फोर्थ। एक फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, डू डज, सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा, डिड, थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, डन, फोर्थ में क्या आ जाएगा, डूइंग। ठीक है, तो देयर आर 4 फॉर्म ऑफ डू। अब फर्स्ट फॉर्म में जो है आपका डू, अब देखिए आई नॉट स्टडी मैथ्स, तो ये मेरी क्या हो रही है, रेगुलर की बात हो रही है, क्योंकि अगर कोई मैथ पढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ेगा कल नहीं पढ़ेगा फिर परसों पढ़ेगा। अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें कंटिन्यूअसली करना होता है, ठीक है, हमें बीच में गैपिंग नहीं देनी होती। तो ये भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन ही है। और जब ये फ्रीक्वेंट एक्शन है तो हमारा कौन सा फॉर्म आना चाहिए, V1। V1 में ही जो एसीएस लग जाता है उसको हम V5 करते हैं, बट ग्रामेटिकली दैट इज नॉट करेक्ट। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बता दिया था कि जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके कितने फॉर्म होने चाहिए, 4, V1, V2, V3 और V4। और जो V1 है उसी में आपका जो आता है बेस फॉर्म, और जो बेस फॉर्म में एसीएस लग जाता है, वो दोनों ही आपके V1 में ही इंक्लूड हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर मैं यहाँ पे डू डज, यहाँ पे डू के फोर्थ फॉर्म हो गया, अगर डू डज में से किसी को सिलेक्ट करना हो तो अकॉर्डिंग टू आई क्या करना होगा हमें। अब आप बताएं कि अकॉर्डिंग टू आई यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, तो आपको कंफ्यूजन क्या होगी कि सर आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट,
आई तो क्या सिंगुलर है, किसी एक पर्सन को शो करता है, उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे डज लगाना, हमें 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 डज लगाना चाहिए, बट नॉट डज, डू इज करेक्ट हियर। अभी यार ये यहाँ पे डू क्यों आया जबकि आई सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पे डू क्यों आया? तो इसके लिए भैया आपको लेक्चर वन का क्या करना होगा, वीडियो देखना होगा। जो लोग नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब पर इस नाम से है, पंकज सर इंग्लिश LGC, लिटरेचर ग्रामर क्लासेस, ठीक है। तो आप इस नाम से जो है कि यूट्यूब पे आप सर्च करिए, और जो है कि आप वहां पे जाके मेरे टेंस के जो टेंस जो मैंने स्टार्ट किया उसके लेक्चर 1 को देखिए, और वहां पर पता चलेगा कि आई के साथ हमने क्यों डू यूज किया, जबकि अकॉर्डिंग टू द SSTP फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या होना यूज करना चाहिए, डज। तो मैं अभी बता देता हूं, आप इसको अच्छे से समझना होगा तो वहां पे लगेगा, क्योंकि आई जो है सिमिलर तो है बट इट डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन। ये किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। और जब कोई नाउन कह रहा हूं, जब कोई प्रोनाउन क्या हो, सिंगुलर के साथ साथ थर्ड पर्सन का हो, ठीक है, थर्ड पर्सन का हो, तभी उसके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है, नहीं तो हम नहीं यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पे आपने कैसे दो सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जो है कि आपने क्लियर कर लिया, ठीक। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ दो एग्जांपल दिए थे, उसको मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि कौवा काला होता है, और मैंने ये कहा था कि इसके भी लास्ट में ता आया है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में काउंटेड होगा, ठीक है। द क्रो इज ब्लैक, ठीक है। इसका सेंटेंस जो बनेगा द क्रो इज ब्लैक, न कि इसमें आपको मेन वर्ब लगाना या एस लगाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन के तौर पर ये आते हैं, एक्सेप्शन के तौर पर आते हैं, ठीक है, कि इसके अंत में ता है आ रहा है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, और इसका ट्रांसलेशन बनेगा द क्रो इज ब्लैक। फिर मैंने लिखा था कि वह स्कूल जाता है, ठीक, वह स्कूल जाता है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि वह स्कूल जाता है का, तो आप सिंपल से बना लेंगे, ही लिखेंगे, और ही जो है कि सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें क्या लगेगा, एसीएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही गोज, ठीक है। और गोज क्या है, गोज है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है कि डायरेक्टली हमारा क्या नहीं लेते हैं, कोई नाउन नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या करना होगा, टू। तो ये भी चीजें मैंने पढ़ा दी है, ये भी आपको पढ़ना होगा, तो आप चले जाइएगा, नॉन फाइनाइट के नाम से मेरे वीडियोस हैं, नॉन फाइनाइट के नाम से वीडियोस हैं, जहां पे मैंने बताया हुआ है। तो मैंने अभी क्या बताया कि गोल जो है एक क्या है, गोल जो है, सॉरी नॉन फाइनाइट नहीं कहेंगे इसको, गोल जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, गोल जो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के तो ऑब्जेक्ट होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन की जगह पे हमने क्या लगाया, टू, तो प्रीपोजिशन लगा देंगे, और ये जो स्कूल होगा वो क्या होगा हमारा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो गोज है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल। अगर इसी को अगर मैं कह दूं कि वह स्कूल जाता तो है, अब इसमें भी लास्ट में तो आ गया, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ही, और ही के साथ क्या करते हैं, डू या डज में से डज यूज करते हैं, ही डज और फिर गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज गो टू स्कूल। अब यहाँ पे इंफेसिस किया जा रहा है, मतलब दबाव दे के ये बात कही जा रही है, इसलिए हमने सेंटेंस के नेगेटिव ना होते हुए भी यहाँ पे क्या कर दिया, डज का प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार मैं खाना बनाता तो हूं, तो अगर इसको आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, मैं खाना बनाता तो हूं। तो जब तो आ गया यहाँ पे ना, और फिर लास्ट में है आ रहा है, तो आप जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगा लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, आई डू, और फिर क्या हो जाएगा खाना पकाना का, कुक, ठीक है, आई डू कुक फूड। तो इस प्रकार के जो इंफेसिस वाले, जैसे सीता गाना गाती तो है, सीता डज सिंग अ सॉन्ग,
तो जो एम्फेसिस करने वाले सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के ठीक बाद डू या डज लगा देते हैं, यहां तक कि ये नेगेटिव नहीं होते हैं, फिर भी इसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद डू डज आ जाता है। ठीक, अब हम इसके इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव में दो काइंड्स होते हैं। इंट्रोगेटिव में भी क्या होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। एक आपका क्या हो जाता है, यस नो टाइप, ठीक है, जो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये पहला टाइप हो गया यस नो टाइप। जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं डब्ल्यूएस टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है, या तीन नाम से जानते हैं इसको, या कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डब्ल्यूएस टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप या फिर डबल इंट्रोगेटिव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच वर्ड जिसको हम कह सकते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, ठीक है, इसमें एक अपवाद भी है हाउ, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा। तो जो यस नो टाइप होते हैं इनका बनता है स्ट्रक्चर डू और डज प्लस सब्जेक्ट। और आप बताएं कि जब सेंटेंस में डू डज होता है तो वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर इस पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका चौथा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आ जाएगा आपका WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड्स कोई क्वेश्चन वर्ड कहते हैं ना, तो WH वर्ड्स, फिर आपका क्या आ जाएगा उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। याद रखिए जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो क्या हो, यस नो टाइप हो या फिर डब्ल्यूएस टाइप हो, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या करना है, मोस्टली यूज करना होता है, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आज का स्ट्रक्चर रहा, आपके जो 4 स्ट्रक्चर बताए गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में 2 आपको बताए गए, इन पे आप क्वेश्चंस कवर कीजिए। और जैसे ही मतलब ये टेंस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है तो आपकी एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम अगेन।